वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल से। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बेसिक बात मैं आपको इस लेक्चर की बता दूं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कैथरीन बेल से कि अगर आपको क्रिटिकल प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको जो जितनी भी थेरीज हैं लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स थेरी, अल्थुसर के आइडियाज़, फर्डिनेंड सॉसर के आइडियाज़, इन सब से गो थ्रू होना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप इन थेरीज को अंडरस्टैंड करेंगे देन ही आप जो है वो इस लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं अपना आज का हम लोग लेक्चर। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कैथरीन बेल से को काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें उनके हम लोगों ने उनका जो वर्क था क्रिटिकल प्रैक्टिस उसको डिस्कस किया कि उन्होंने उसमें क्या कहा है, उसको हमने स्ट्रक्चरलिज्म को भी डिस्कस किया। आज जो है फिर से अगेन हम लोग कैथरीन बेल्से को थोड़ा सा उसकी रिवीन कर लेते हैं। कैथरीन बेल्से जो थी वो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक और स्कॉलर हैं और 1942 के अंदर ये पैदा हुई थी इंग्लैंड के अंदर, और इनकी जो डेथ है वो 2021 के अंदर हुई थी। उसके बाद अगर इनके हम लोग बात करें इनके जॉनरास की, तो इन्होंने क्रिटिकल थेरी पे वर्क किया है, कल्चरल स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंशियल जो है वो वर्क लिखे हैं और उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने मेजर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो लिटरेचर, लैंग्वेज और कल्चर इन सब में बनाई हैं। अगर फर्दर बेल्से के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो है वो टेक्स्ट पे फोकस किया है, लिटरेचर पे फोकस किया है, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कोई थेरी नहीं दी, लेकिन ये थेरी को सपोर्ट ज़रूर करती हैं कि विच थेरी इज़ गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। सो अब फर्दर आज वाले लेक्चर में जो हम लोग मेन जो डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें उनको करते हैं। इन्होंने जो क्रिटिकल प्रैक्टिस है ये 1980 के अंदर लिखी थी। और अगर फर्दर हम लोग जाएं डीपर इन क्रिटिकल प्रैक्टिस, तो क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट देती हैं कॉमन सेंस ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर। इसको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। अब कॉमन सेंस ऑफ व्यू ये होता है कि कोई ओवरऑल कि इन अ वर्ल्ड कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, कोई भी इंसान उसको जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर वो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो लिटरेरी पर्सन नहीं है, तो मीन्स कि उसके अंदर कॉमन सेंस है, वो उसको एज अ कॉमन सेंस नॉर्मली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। या फिर ऐसा कोई पीस ऑफ लिटरेचर जिसके लिए किसी थेरी की ज़रूरत ना पड़े, उसे कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। उसमें यानी कि ये बजाते खुद ही इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट एनी थेरी लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरल, डीकंस्ट्रक्शन, विदाउट हेल्प ऑफ दीज थेरीज हम खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसी थेरी को जो इस किस्म के जो लिटरेचर को कहते हैं कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर। ऐसे टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग लेना जो कि हम लोग नॉर्मली ऐसे ही समझ जाएं कि इस टेक्स्ट में राइटर ने ये कहा है, या फिर इस टेक्स्ट को हम लोग पढ़े हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देन वो सेकंड बात करती हैं अपने चैप्टर में अगेन कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म की। अब एक्सप्रेसिव रियलिज्म वो होता है कि इन एंशियंट टाइम कहा जाता था कि जो राइटर ने लिख दिया टेक्स्ट में वही उसका मीनिंग है। राइटर की बायोग्राफी पढ़ें, उसके सोशल सर्कमस्टांसिस पढ़ें, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ पढ़ें, उसकी लाइफ को अगर जर्नी उसकी देखें, तो वही उसने टेक्स्ट में लिखा होगा, वहीं से हमें मीनिंग मिल सकता है बाय रीडिंग राइटर्स बायोग्राफी। सो कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म वो होता है जिसमें जो राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है, कि हम राइटर की बायोग्राफी को, उसकी लाइफ को, उसकी जर्नी को जो है वो रीड करके मीनिंग ले लेते हैं अपने टेक्स्ट का। तो मीन्स कि यहाँ पे राइटर जो है वो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। उसके बाद बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये एक इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती हैं। मीन्स कि इसमें कौन सा राइटर ने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, कौन सी सिंबल्स यूज़ हैं, सिमिली कौन सा यूज़ है, राइम स्कीम क्या यूज़ की हुई है अपने पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर। इसमें हम लोग क्लोज रीडिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि उसने किस किस्म के सेंटेंस यूज़ किए हैं, कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, और साथ ही साथ इसमें नैरेटिव टेक्निक्स क्या है। मीन्स कि इसमें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। कैथरीन बेल्से का जो मेन कॉन्सेप्ट है इनकी पूरी बुक का कि वेयर डज मीनिंग लाई, तो मीन्स कि मीनिंग है कहाँ, कि हम लोग राइटर की बायोग्राफी को देख के मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग टेक्स्ट को पढ़ के मीनिंग ले सकते हैं, या फिर रीडर पे डिपेंड करता है मीनिंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कैथरीन ने बताई हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्दर वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में रीडर रिस्पॉन्स थेरी की बात करती हैं। ये थेरी सारी जो है वो क्रिटिकल प्रैक्टिस में इन्होंने डिस्कस की हैं। वैसे ये अलहदा प्रॉपर एक थेरीज हैं, इनको जो है वो आप इनके
प्रॉपर लेक्चर लें तो आप इनको समझेंगे कि इन थेरीज में राइटर्स ने क्या कहा है। लेकिन कैथरीन बेल्से ने जस्ट इनका हवाला लिया है, जस्ट रेफरेंस लिया है कि इन थेरीज को जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने लिटरेचर पे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन थेरीज की हेल्प लेते हैं। अब फर्दर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में वो कहती हैं कि टोटली जो मीनिंग है वो रीडर पे डिपेंड करता है, कि रीडर जो अंडरस्टैंड कर रहा है। मी एज अ रीडर, मैं किसी नॉवल को, किसी ड्रामा को, किसी ट्रेजेडी को, किसी कॉमिक प्ले को, किसी कॉमिक नॉवल को जो है वो मैं किस तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ, किसी पोइट्री के टेक्स्ट को मैं कैसे अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि ये मेरी टोटली डिपेंड ही नहीं करता कि राइटर ने क्या लिखा है, टोटली डिपेंड क्या करता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। फर्दर कहती हैं कि ये जो है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, न्यू क्रिटिसिज्म, ये सारे किसके अगेंस्ट हैं? एक्सप्रेसिव रियलिज्म के। एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो कि राइटर को एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग मानते हैं, कि राइटर की जो लाइफ है वही सोर्स ऑफ मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट का। फर्दर वो बात करती हैं लुइस अल्थुसर की, जो कि जिन्होंने आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था और मार्क्सिज्म के सपोर्टर थे। मार्क्सिज्म मीन के जिसमें वो कहते हैं कि लेबर क्लास को उनके राइट्स मिलने चाहिए, किस तरह से जो बॉर्जर क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है जो लेबर क्लास होती है, और इन दोनों का जो किस तरह से इन दोनों का एक्सप्लॉइटेशन का जो रिलेशन है वो चलता है किसी भी सोसाइटी में, और किस तरह से हम लोग लिटरेचर को थ्रू आइडियोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे भी आइडियोलॉजी हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी इंसान के जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, उस इन सबको देख कर जो है वो हम किसी भी पर्सन के आइडियोलॉजी को कर सकते हैं जज, और इसी तरह हम लिटरेचर को भी जज कर सकते हैं थ्रू आइडियोलॉजीज। उसके बाद लास्ट पे इन्होंने बात की है डीकंस्ट्रक्शन की, और साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है। पहले स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में सिग्निफायर और सिग्निफाइड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन क्या होता है, कि एक चीज़ जो हमें बताई जाती है, लाइक जैसे स्टार्स हैं, उनको स्टार्स का इमेज हमारे माइंड में बनता है, और देन जो है उसका जो साउंड है, स्टार किसी ने जो वो प्रोनाउंस किया होता है उसका सुनना जो है वो हमें, ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो है वो रिलेशनशिप होता है। उसके बाद इसमें वो बात करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लैंग्वेज जो है उसको हम लोग अलोन कभी भी जो है वो उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, वो एक प्रॉपर जो है वो इन स्ट्रक्चर में है। उसके बाद बाइनरी अपोजिशन की स्ट्रक्चरलिज्म में बात होती है। फर्डिनेंड जो है वो इसके फेमस राइटर हैं, इसके जो कि स्विस लिंग्विस्ट थे स्ट्रक्चरलिज्म के। इसका लेक्चर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी स्ट्रक्चरलिज्म की। उसके बाद लैंग्वेज एंड पैरोल की बात करती हैं कि किस तरह से जो पैरोल होता है कि किसी भी कोई भी पर्सन किसी लैंग्वेज को कितना यूज़ करता है अपने टेक्स्ट में, और लैंग होता है कि जो पूरा टोटल सिस्टम ऑफ सोसाइटी है। अब जो पैरोल होता है वो किस लैंग का पार्ट होता है। सो ये जो मिलके जो है वो कलेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं किसी भी टेक्स्ट की। इस तरह से हम लोग बाय यूजिंग स्ट्रक्चरलिज्म टेक्निक के क्रिटिकल जो ये स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है इसको अप्लाई करके हम कोई भी मीनिंग ले सकते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का यूज़ करके, लैंग एंड पैरोल का यूज़ करके, बाइनरी अपोजिशन का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट का जो है वो मीनिंग ले सकते हैं। देन जो है वो लास्ट पे बात करती हैं डीकंस्ट्रक्शन की। अब जो डीकंस्ट्रक्शन है वो सारी जो प्रीवियस थेरीज हैं उनके ऑपोजिट है। लाइक कैसे हमने पहले देखा कॉमन सेंस व्यू जो कि कॉमन सेंस पे सेंटर्ड है। उसके बाद एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो कि राइटर सेंटर्ड है। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म जो कि फिगर्स या फिर नैरेटिव या फिर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे सेंटर्ड करती है। उसके बाद रीडर रिस्पॉन्स देखा हमने, रीडर रिस्पॉन्स जो है वो रीडर पे सेंटर्ड है। अब जो डीकंस्ट्रक्शन है और स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर सेंटर्ड है। अब जो डीकंस्ट्रक्शन है इसका मीनिंग है डीकंस्ट्रक्ट करना, डी सेंटर्ड करना, कि किसी भी टेक्स्ट का जो है वो सिंगल मीनिंग नहीं हो सकता। हमेशा जो है कोई भी टेक्स्ट होता है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, उसमें ट्रेजेडी भी हो सकती है, उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मीन्स कि एक लाइन का भी जो है वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो डी सेंटर्ड करना चाहिए चीज़ों को, मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हम लोग बेल्से की बात करें तो बेल्से जो है वो डी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती हैं कि डी सेंटर्ड करना चाहिए टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट को जो है वो हमें सिर्फ सिंगल पॉइंट से नहीं उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहिए। लाइक जैसे फ्रॉम राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें जो है उसका इनर मीनिंग लेना चाहिए थ्रू डिकंस्ट्रक्शन। डी सेंटर करना चाहिए हमें किसी भी टेक्स्ट को। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें क्रिटिकल प्रैक्टिस में वो बात क्या करती हैं कि हम लोग जो एक्चुअल टेक्स्ट का मीनिंग है वो कहाँ है, वो
राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे या फिर उसको रीडर से, तो उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं इसके अंदर। सो जो प्रीवियस लेक्चर है आप उसको सुनेंगे और इसको सुनेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम इस पर और लेक्चर्स भी बना लेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।